नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में जानेंगे जो कि बहुत कॉमन है लेकिन हम इग्नोर करते हैं। इसका नाम है COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगर आपको कभी भी कोई नॉर्मल काम करने से सांस फूलने लगा है या फिर बहुत लंबे टाइम से खांसी है या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे कि लंग्स यानी कि फेफड़ों की समस्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। COPD एक लंग्स की बीमारी है यानी कि फेफड़ों की बीमारी है जिससे कि दुनिया भर में लाखों लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों को इसका अंदाजा तक नहीं होता यानी कि एहसास भी नहीं हो पाता है तब तक कि वो कंडीशन क्रॉनिक नहीं हो जाती, यानी कि तब तक कि पेशेंट उससे परेशान होना स्टार्ट नहीं होता है। यदि इसके कॉमन कारण यानी कि जो इसके कॉज है उनकी बात की जाए तो एयर पॉल्यूशन एक कॉज हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है या फिर किसी ऐसी चीज से एक लंबे टाइम से एक्सपोजर होना जो कि आपकी लंग्स को बार बार इरिटेट कर रही है, यानी कि बार बार कफ वगैरह जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि इस डिजीज कंडीशन का यानी कि COPD का अगर हम वक्त से पहले डायग्नोसिस कर लेते हैं तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं और जो पेशेंट है वो एक नॉर्मल लाइफ बिता सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि जो COPD है वो क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसको किस तरीके से डायग्नोसिस किया जाता है और इसके क्या टेस्ट होते हैं। आखिर में हम जानेंगे कि इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं या फिर हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और होम्योपैथी का क्या रोल है। चलिए अब हम जानते हैं कि COPD क्या है। COPD की यदि हम बात करें तो एक लंग्स की डिजीज कंडीशन है जिसके दो टाइप्स होते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसेमा। ये दोनों ही कंडीशन जो COPD पेशेंट होता है एक साथ ही डेवलप होती हैं, लेकिन इनकी जो सिवियरिटी होती है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। नॉर्मली जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो COPD है उसका डायग्नोसिस थोड़ा डिले होता है। COPD के दौरान पेशेंट को सांस लेने में काफी डिफिकल्टी होती है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जितना हमारा एयर फ्लो जा रहा है लंग्स में वो प्रॉपर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो COPD है उसका डायग्नोसिस नॉर्मली डिले होता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि मान लीजिए किसी ओल्ड एज में दिक्कत हो रही है तो उनको ये फील हो सकता है कि हम ओल्ड एज के हैं इसलिए हमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं। किसी किसी को ऐसा महसूस हो सकता है कि खांसी एक लंबे टाइम से चल रही है तो वो उसको इग्नोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो डायग्नोसिस है वो डिले हो सकता है। यदि हम COPD के दो टाइप्स की बात करें, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसेमा, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसमें जो लंग्स की ब्रोंकाई होती हैं उसकी लाइनिंग में सूजन हो जाती है और इसका नॉर्मल काम क्या होता है कि जो हमारी एयर है उसे लंग्स तक पहुंचाना, तो इसी में दिक्कत होने लगती है और जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में भी परेशानी होती है। जब पेशेंट्स में जो एयर फ्लो है उसका इन एंड आउट लंग्स के थ्रू प्रॉपर नहीं हो पाता है तो उससे क्या होता है, म्यूकस क्रिएट होने लगता है और पेशेंट को और ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं कि एम्फिसेमा क्या होता है। एम्फिसेमा में क्या होता है, जो हमारी एल्वेलाई होती हैं ये एयर सैक्स होते हैं जो कि डैमेज हो जाते हैं। अब जब एल्वेलाई डैमेज हो जाता है तो इसकी वजह से जो भी ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में जानी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं जा पाती है। COPD के यदि हम कॉजेस या फिर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जो सबसे प्राइमरी कॉज है वो है कि एक लंबे टाइम से किसी इरिटेंट यानी कि जो हमारी लंग्स को इरिटेट कर रहा है उसके एक्सपोजर में रहना। तो इसमें जो सबसे प्राइमरी कॉज है वो हो सकते हैं स्मोकर्स हो सकते हैं या फिर जो लोग तंबाकू खाते हैं उनको COPD होने के चांसेस अधिक होते हैं। इसके अलावा यदि आप नॉन स्मोकर हैं तो आपको भी COPD हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक तो है कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से, यदि आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, डस्ट एलर्जिक हैं आप, या फिर आपका कोई ऐसा ऑक्यूपेशन भी है जहाँ पे कि कुछ इस तरीके के केमिकल्स का उपयोग हो रहा है जिसकी वजह से आपको इरिटेशन हो रही है, तो उससे भी COPD हो सकता है। अब हम जानते हैं कि जो COPD है उसके कॉमन सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट को अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कोई भी कर रहे हैं, हल्की फुल्की भी फिजिकल एक्टिविटी करी, तो पेशेंट को सांस फूलने लगता है, सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। किसी को एक लंबे समय से कफ है और उसके साथ म्यूकस काफी ज्यादा आ रहा है, चेस्ट में काफी ज्यादा टाइटनेस महसूस हो रही है, चेस्ट में व्हीजिंग साउंड होना यानी कि घरघराहट होना, चेस्ट में भारीपन महसूस होना, टाइटनेस महसूस होना और पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बार बार होना,
इसके साथ ही यदि कुछ एडवांस कंडीशन है तो उसमें पेशेंट का एकदम से वेट लॉस हो सकता है, काफी ज्यादा थकान महसूस होना, कुछ इस तरीके के सिम्टम्स सीओपीडी में होते हैं। यदि हम सीओपीडी के डायग्नोसिस यानी कि टेस्ट की बात करें कि कौन कौन से टेस्ट इसमें होते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन है वो है स्पायरोमेट्री टेस्ट। इससे हमें ये पता चल पाता है कि हम कितनी एयर बाहर निकाल पा रहे हैं, यानी कि एक्सेल कर पा रहे हैं, और कितना क्विकली, कितना जल्दी कर पा रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमें जो एयर फ्लो का जो लिमिटेशन है उसकी सिवियरिटी पता चल जाती है, और उस बेसिस पर हम अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जो और टेस्ट होते हैं, जैसे कि हमारा लंग वॉल्यूम टेस्ट, लंग डिफ्यूजन टेस्ट, पल्स ऑक्सीमीट्री और एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। अब हम बात करते हैं कि जो सीओपीडी है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं या फिर हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। यदि किसी को सीओपीडी है तो उसको अपनी डिजीज कंडीशन मैनेज करने की आवश्यकता है। उसे आप कैसे कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन को अवश्य फॉलो करें। इसके अलावा आप अगर प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले यदि आप स्मोकर हैं तो आप अपनी स्मोकिंग को हटाएं। अगर आप तंबाकू खाते हैं तो आपको तंबाकू नहीं खाना है। यदि आपका कुछ ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें कि डस्ट और केमिकल के एक्सपोजर से आपको इरिटेशन यानी कि आपके लंग्स में इरिटेशन हो रही है, तो आप उसके लिए जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं वो पहने या फिर अपना ऑक्यूपेशन चेंज करने का सोच सकते हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी जो प्रॉपर डाइट होती है यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो होम्योपैथी है उसका सीओपीडी में क्या रोल है। होम्योपैथी में अगर हम सीओपीडी के पेशेंट्स की बात करें तो इनका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्योंकि जो होम्योपैथी है वो सिम्टम बेसिस पर काम करती है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके सीओपीडी के सिम्टम्स आते हैं जैसे कि सांस फूलता है, कफ जैसे सिम्टम्स आ गए, या फिर बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इसके साथ ही जो सीओपीडी है, कभी कभी पेशेंट्स के साथ क्या होता है कि एकदम से सिम्टम्स परसिस्टेंट नहीं रहते हैं। कभी कभी पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी टाइम के लिए बढ़ जाते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए ठीक होते हैं। तो जो ड्यूरेशन होती है, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किसी पेशेंट को बार बार हो रहा है, तो उस ड्यूरेशन को भी होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं, और पेशेंट को जिस लेवल यानी कि जिस सिवियरिटी के साथ सिम्टम्स आते हैं उनको कम करने में हेल्प करती है। आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके लंग्स हैं यानी कि जो फेफड़े हैं आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आपको सीओपीडी है या आपके आसपास किसी को भी सीओपीडी है तो आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर सकते हैं जिनको कि सीओपीडी की समस्या है, यानी कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या फिर एम्फिसीमा है या फिर किसी को लंबे समय से कफ हो रहा है, ताकि वो सही टाइम पर अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप एसबीएल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।